आज कलावती के घर में चहल पहल थी। उसकी नई नई बहू कनिका पहली बार गांव आई थी और गांव की औरतें बहू को देखने कलावती के सजे दजे घर में उमड़ पड़ी थीं। कलावती गांव में अपने साज सज्जा के लिए पहले से ही जानी जाती थी। घर के हर कोने में रंग बिरंगे पर्दे, फूलों की लड़ी और सुंदर पेंटिंग सजी थीं। सब औरतें कनिका को घेर कर बैठी थीं। अरे कलावती बहन, शोभा ने कनिका को ऊपर नीचे देखते हुए कहा, बहू तो बड़ी सुंदर लाई हो। रंग तो दूध जैसा साफ है, पर कुछ ज्यादा ही दुबली पतली नहीं है। कलावती हंसकर बोली, अरे बहन, शहर में पली बढ़ी है, वहां की हवा ही ऐसी है। न खाने में ताकत, न पानी में, सब में मिलावट। सही कह रही हो, दूसरी बोली, शहर का दूध और गांव का पानी एक बराबर है। इन तमाम गांव वाली कॉम्प्लीमेंट से कनिका का चेहरा सकपका गया। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाई, यार इन आंटियों की गॉसिप सुन सुनकर कान पक चुके हैं। ऊपर से इतनी देर से ठंड में बिठा रखा है, कोई ये नहीं कहता कि भाभी जी को कमरे में भेज दो। मेरी कमर तो ठंड से अकड़ गई है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। खुले गांव में कोहरा उतरने लगा था। तभी मनोरमा की बहू सरला बोली, माँ जी चलिए, देर हो रही है, रात का खाना भी बनाना है। हाँ हाँ चल, मनोरमा बोली, रात को छत पर मिलते हैं। कनिका ने ये सुनकर भौएं चढ़ाईं। छत पर क्या मीटिंग करनी है? जरूर बहुओं की चुगली होगी। इसी बीच घर की बुजुर्ग दादी सास गोमती आकर बोली, शहरी पोता बहू, जाकर थोड़ा आराम कर ले, ठंड में देर से बैठी है। कनिका ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, किसी को तो रहम आया। निकिता उसे कमरे तक छोड़ने आई, लेकिन कमरे में रजाई न देखकर कनिका के चेहरे पर विस्मय फैल गया। दीदी, रजाई नहीं है? उसने पूछा। निकिता मुस्कुराकर बोली, मैं आपके लिए बढ़िया अदरक तुलसी वाली चाय बनाकर लाती हूं, तब तक आप चेंज कर लीजिए। और बिना रजाई दिए चली गई। कनिका को लगा कि क्या जानबूझकर रजाई की बात टाल दी, या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूं। वो अपना गरम सूट पहनकर थोड़ी राहत महसूस करने लगी, लेकिन ठंड इतनी कि सूट भी बेअसर। निकिता काफी देर तक नहीं लौटी, न चाय न रजाई। तभी दो बच्चे राहुल और काजल चाय लेकर आए और साथ ही बिस्तर से तकिया उठाने लगे। अरे तकिया क्यों ले जा रहे हो? दादी ने बुलाया है। दोनों बोले और निकल गए। कनिका चकित, घर में इतना भी तकिया कम पड़ गया कि मेरा भी ले गए। पूरे घर में सन्नाटा था, किसी का पता नहीं। तभी नितेश पीछे से आया। कनिका घबरा गई। अरे डर क्यों रही हो, सब ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, नितेश बोला। क्या छत पर अंधाक्षरी खेलना है? कनिका ने चढ़कर कहा। आखिर मजबूरी में कनिका नितेश के साथ छत पर पहुंच गई। वहां सब लोग बिस्तर लगा रहे थे, बिना रजाई के। कनिका से रहा न गया। दीदी, पूरे गांव में छत पर सोने का रिवाज है क्या? निकिता बड़े आत्मविश्वास से बोली, हाँ भाभी, ठंडी ठंडी रात में बिना रजाई के सोने से शरीर में ताजगी आती है। कनिका का कलेजा मुंह को आ गया। क्या बिना रजाई? ये लोग इंसान हैं या फ्रीजर की बर्फ? दादी सास बोली, हम तो सालों से ऐसे ही सो रहे हैं। दिन भर बिजली की हवा खाते हैं, रात को शुद्ध हवा लगे तो अच्छा रहता है। कनिका गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, मैं तो नीचे जाकर कोट पहनूंगी। गीता ने उसे रोक लिया। नीचे क्यों जा रही हो देवरानी? पानी चाहिए तो यहां रखा है। हे भगवान, नीचे जाने का रास्ता भी बंद। कुछ देर बाद आसमान तारों से जगमगा रहा था। गांव की औरतें आपस में हंस बोल रही थीं। कनिका भी कुछ देर तारे निहारती रही। मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, हवा ठंडी हो गई। कनिका दांत किटकिटाने लगी। बाकी सब घोड़े बेचकर सो रहे थे। सवेरे पूरे गांव की नींद 5 बजे खुली। सबके चेहरे ताजगी से भरे थे। बस कनिका ही गहरी नींद में दबी पड़ी थी। उसे उठाने पर वो झल्लाकर बोली, अभी तो नींद आई थी। लेकिन गांव में देर तक सोना बुरा माना जाता था। नीचे आते ही कलावती बोली, बहू, नहा धोकर नाश्ता बना लो। कनिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतनी ठंड में नहाना पड़ेगा? पर दादी सास के डर से उसने ठंडे पानी से नहा लिया। शरीर कांप रहा था। रसोई में पहुंचकर बोली, जेठानी जी, ठंड बर्दाश्त नहीं होती। गीता हंस पड़ी, गैस के पास खड़ी हो जाओ, गर्माहट आ जाएगी। कुछ देर में दोनों ने खाना बना लिया। सबने खूब तारीफ की, पर कनिका थककर चूर हो चुकी थी। उसने बिस्तर में रजाई ढूंढने की कोशिश की, पर रजाई कहीं थी ही नहीं। हार कर उसने कई चादरें जोड़कर खुद को ढक लिया। शाम को गीता ने बताया, रात का खाना छत पर बनेगा। कनिका को ऐसा लगा जैसे जमीन पहला कले से खिसक गई। एक और रात छत पर?
चूल्हा छत पर जलता था ताकि धुआं नीचे घर में ना भरे, लेकिन हवा तेज होने पर वो तुरंत बुझ जाता और सारे छतों पर धुआं ही धुआं भर जाता था। रात को फिर सब छत पर सो गए, फिर बिना रजाई के, फिर वही कंपकंपी। अंत में कनिका तंग आकर आधी रात को नीचे भाग आई और रजाई ढूंढने लगी। तभी निकिता ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। चोर चोर, निकिता चिल्लाई। कनिका चिल्लाई, अरे मैं हूं, मुझे रजाई चाहिए थी। निकिता बोली, भाभी गांव में कहीं रजाई है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? कनिका अवाक रह गई, यानी यहां रजाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं। दिन गुजरते गए। एक दिन गांव में रजाई वाला आया। कनिका दौड़कर माँ जी के पास गई। मम्मी जी, एक रजाई ले लेते हैं। कलावती ने हाथ हिलाकर कहा, हमें नहीं चाहिए रजाई। ये सुनकर कनिका का खून खौल गया। वो गुस्से में नितेश पर बरस पड़ी। अगर मुझे नीचे सोने की आज़ादी नहीं मिली तो मैं मायके चली जाऊंगी। नितेश कुछ बोल पाता उससे पहले गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। राहुल और काजल को तेज बुखार हो गया। गीता नुस्खे दे रही थी, पर कनिका भड़क उठी। नुस्खों से सब नहीं ठीक होता, इतनी ठंड में बच्चों को भी बिना रजाई के सुलाते हो। पर गांव वाले फिर भी नहीं माने। कुछ दिन बाद एक सरकारी स्वास्थ्य टीम गांव में निरीक्षण के लिए आई। उन्होंने साफ कहा, आप लोग समझते हैं कि छत पर खुले में सोना स्वास्थ्यकर है, लेकिन असल में ठंड में प्रदूषण जमकर फैलता है। आपके चूहों के धुएं और ठंडी हवा के कारण गांव में खांसी, जुकाम और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही हैं। कृपया सुरक्षित रहें और घरों में सोने की व्यवस्था करें। गांव वाले अविश्वास में थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट देखकर चुप हो गए। कनिका के मन में वर्षों से जमी झुंझलाहट आखिर शांत हुई। उस रात पहली बार सारे गांव वालों ने नीचे कमरों में सोने का फैसला किया, और जब सब कमरे में गए तो पाया नितेश ने कनिका के लिए चुपके से एक बड़ी गर्म मुलायम रजाई खरीदकर रख दी थी। कनिका की आंखें भर आईं। कहना तो था, वो बोली। नितेश मुस्कुराया, तुम कहती रहती, पर मन पक्का था कि तुम गांव की आदत बदल कर रहोगी। उस रात कनिका ने वर्षों बाद आराम की नींद ली, गर्म रजाई में, ठंड से दूर, बेफिक्र। और अगले कुछ दिनों में पूरा गांव मान गया।